Today we are going to see an example of Rag Dvesh. What is Rag Dvesh? And I'll start with my marketing journey and story. And this will be the most amazing session जो अभी तक मैं इतने पॉडकास्ट किए उसमें से बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट सेशन होगा ये. तो इसको ध्यान से सुनते रहें. हो सकता है आपको एक इंसाइट दे राग द्वेष की तरफ और थोड़ा बहुत भौतिक मटेरियल वर्ल्ड को पाने की चाह अगर है तो सुनते रहें. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द राग द्वेष थ्योरी और द एक्सप्लेनेशन, let me tell you something about my career. 2014 I joined Manipal University. That was I was doing medical at that point of time. So मेडिकल में फिजियोथेरेपी. तो फिजियोथेरेपी का एक और भाई है, सिबलिंग है, occupational therapy. So I was doing that. I learned and around 2016 या 17 में I started YouTube. क्योंकि मुझे बचपन से ही एक्चुअली इंडियन क्लासिकल में डाल दिया गया था. मेरा इंटरेस्ट ही था 5th क्लास से, अराउंड 13 साल की उम्र से, कि मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है. तो मुझे उसमें ही जाना था. मतलब 5th क्लास की बात है. एक बार मैं आई गो टू टॉयलेट बोल के गया था वॉशरूम, और जब मैं ऊपर आया तो म्यूज़िक एक्टिविटी प्ले हो रही थी. एक दरवाज़ा था, थोड़ा सा खुला हुआ था, वहाँ से ड्रम्स की आवाज़ आ रही थी. तो जब मैं अंदर गया तो जब पहली बार मैंने उसको बोध किया संगीत को प्रॉपरली, तो वो उसी क्षण में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको ही करना चाहता हूँ. तो कहीं ना कहीं ये वासना पहले की थी, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भी पहले था कि स्पिरिचुअलिटी करनी है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है. बहुत सारे लोगों को पता होता है मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं है. बहुत सारे लोगों को पता होता है कि भौतिक जगत में, रिलेशंस में कुछ नहीं है. लेकिन ये जानने के बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं लाते हैं. उनको चाहिए ही होता है, फिर भी उनको चाहिए होता है वो मटेरियल वर्ल्ड, और उनको लगता है उसमें मतलब खुशी है या मज़ा है, जो भी है. तो ऐसा नहीं है सबको पता नहीं होता है, सबको पता होता है. लेकिन उसमें से कुछ लोग ही एक्शन लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ ढोंग करते हैं कि भैया हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं. और उनसे मृत्यु की बात करो तो वो भाग जाएंगे. तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है. तो जब 2014 में मैंने ऑलमोस्ट अपना ये 3rd ईयर में पहुंचा, मैं 2016 में, तो मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट कर दिया. जब मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे. जैसे फॉर एग्जांपल एज अ सिंगर क्या होता है कि आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हो, रिकॉर्ड करते हो, फिर उसकी वीडियो बनवाते हो, फिर उसको यूट्यूब पे डालते हो, राइट. ये सब करने के लिए आपको हायर क्लास में होना ज़रूरी है. हायर मतलब क्या, यहाँ आपके पापा लाखों करोड़ों कमा रहे हो, पर हमारे यहाँ ऐसे मिडिल क्लास में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि हम अपर मिडिल क्लास में थे या मिडिल क्लास सेक्शन में थे. तो हमारे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं थी कि ऐसा कुछ किया जा सके. तो मैं एक बार स्टूडियो में गया, वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग करी, वापस आया तो पैसे लिए. फिर मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे रोज़ गाने अपने डालने हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो मैं धीरे धीरे अपना खुद के इक्विपमेंट्स लेने चालू किए. अब इक्विपमेंट्स ले तो लिए, लेकिन इक्विपमेंट्स को चलाए कौन, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए. तो सॉफ्टवेयर सीखा. तो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आप एक ऐसी लाइन में, आप संगीत की लाइन में हो और आप एकदम से सॉफ्टवेयर की लाइन में कैसे जा सकते हो, ठीक है. पर फिर भी सीखना पड़ा. फिर कैमरे की बात आई तो कैमरे में एडिटिंग का इशू था, तो वो भी सीखना पड़ा. वहाँ भी कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि आदमी थोड़ा, इसमें कुछ करना नहीं होता है, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ले लिया, कैमरा चला लिया, सीख गए, है ना. ठीक है. करते करते कैमरा सीखा, एडिटिंग सीखी. एडिटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए. यूट्यूब से एडिटिंग सीखी अपने पैशन के लिए,
तो अब आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संगीत पैशन था, लेकिन संगीत को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी जो मुझे पसंद नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली एक कंफर्टेबल जोन बन गया मेरा, वो जैसे एडिटिंग हो गई, रिकॉर्डिंग हो गया, तो वो कंफर्टेबल मेरा जोन बन गया। तो मैं जब 2018 में पहुंचा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा मैं। तो मैंने कॉलेज को ड्रॉप किया और मैं दिल्ली आ गया, बिना ये समझे सोचे हुए कि लाइफ कैसी होती है, क्योंकि अभी तक मैं एक कॉलेज लाइफ में था, अभी तक मैंने दुनिया देखी नहीं थी। वो बात अलग है कि 2013 में मैं मुंबई गया था और वहाँ पे एक साल मैं स्ट्रगल किया था, लेकिन घर वालों के पैसे से। और जब मैं कॉलेज आया तो भी घर वालों ने लोन दिलवा दिया, वो लोन मैंने ही चुकाया है, चुका रहा हूँ, वटेवर। तो उसके बाद फिर जब मैं 2018 में दिल्ली आया तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अब घर वालों से पैसे नहीं लूँगा, मैं खुद करूँगा। तो जब 12-13 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये मैं ऐसे निकालता था, तो हम लोग पीजी में रहते थे। और पीजी में रहने के बाद हम, मतलब मेरा एक फ्रेंड था और मेरा कज़न भाई था, हम लोग तीनों शेयरिंग पे रहते थे पीजी में, नोएडा में। और वहाँ पे हम लोग यू नो खुद ही खाते थे, खुद ही मतलब बनाते थे, फिर खुद ही खाते थे, और सब झाड़ू पोछा एंड ऑल दैट, एवरीथिंग वी वर डूइंग, लाइक एवरीथिंग वी वर डूइंग, मेंटेनिंग एवरीथिंग। एंड साथ ही साथ मेरे वीडियोस भी आते थे यूट्यूब पे, आई वॉज हाईली पैशनेट एंड एवरीथिंग। सो नो बडी वॉज नोइंग द बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, लाइक आई एम नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम पेरेंट्स। 2019 में एक पॉइंट आया, 19 के बिगिनिंग में एकदम एक पॉइंट आया जहाँ पे मैंने लाइव शोज़ वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत लाइव शोज़ करता था मैं, इधर उधर जाता था, 6-7 हज़ार रुपये करता था। तो मेरे अंदर एक आइडिया आया, मैंने कहा कि यार ये जो चल रहा है मेरा, ये बहुत बकवास है, मतलब ये क्या हो रहा है। क्योंकि 2016 में यूट्यूब स्टार्ट किया, 2019 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, अभी तक पैसे तो कुछ आ नहीं रहे हैं, कुछ भी पैसे नहीं आ रहे हैं। सो इट वॉज अ ह्यूज डिज़ास्टर फॉर मी। लाइक पैसे वॉज नॉट देयर, नथिंग वॉज देयर, जॉब करनी नहीं थी, पैसे का प्रॉब्लम था, कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो 2019 के स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, और मैं खुद ही इसको जो शोज़ मुझे इवेंट कंपनी से मिल रहे हैं, क्यों ना ऐसा हो कि मैं डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुंचूं। तो ऐसे मेरे को मिलता है 5 हज़ार, अगर मैं क्लाइंट के थ्रू पहुंचूंगा 10 हज़ार मिलेगा, 12 हज़ार मिलेगा पर शो। तो इट वॉज़ वेरी नाइस, क्योंकि 2 घंटे गाना है और 10-12 हज़ार रुपये लेके चले आना है। दैट वॉज रियली नाइस थिंग। वेर एज आप यहाँ पे कॉरपोरेट में काम करो, 30-35 हज़ार रुपये आपको मिलता है, और आप सुबह से लेकर शाम तक रहते हो उसमें। तो वो भी था, और उसमें आप फ्रस्ट्रेट अलग हो जाते हो, आपके मुंह पे ऐसा लगता है किसी ने हक दिया है, ऐसा किसी ने पॉटी कर दिया है किसी आपके मुंह पे, पूरे टाइम आपके मुंह पे एक पॉटी फेस, कॉन्स्टिपेटेड फेस रहता है आपका, स्माइल ही नहीं रहती कोई, इज नथिंग बट अ सैड फेस एंड फ्रस्ट्रेटिंग फेस। और ट्रिगर करने की ज़रा सी देर है, कुछ भी बोलना है बस थोड़ा सा, बाल सही नहीं लग रहे हैं आज, अच्छे नहीं लग रहे हो, पेट निकल आया, या इतना लेट काम करते हो, संडे को तो तुम फ्री ही नहीं रहते हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है जाने का, कहीं घूमने का, कुछ भी थोड़ा सा आप बोलिए, थोड़ा सा, और ये बस एज पे होते हैं, बिल्कुल एकदम किनारे पे होते हैं, और ये तुरंत एकदम से भद्रकाली रूप इनका बाहर आ जाएगा। ये मन की प्रकृति है। बस इनका मतलब ये होता है कि स्टिमुलेशन ना हो, कहीं से हल्का सा स्टिमुलेशन अगर हो गया ना, ट्रिगर करने में टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में ट्रिगर होते हैं ये लोग, 2 सेकंड में। तो ये मुझे करना नहीं था एक्चुअली, मेरे अंदर ये था कि मुझे शुरू से म्यूज़िक में पैशन है, तो मुझे करना है। तो हुआ क्या, अभी इस दौरान पूरी स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन वगैरह साइड में चलता रहता था, तो वहाँ से भी सुकून और वो सब एक रहता था। हुआ क्या, 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे मार्केटिंग सीखनी है। अब ये एक ऐसा
लीप स्टेप था। ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं था, ये बहुत बड़ा स्टेप था। क्योंकि मार्केटिंग में घुसने का मतलब है दिमाग लगाना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, क्रिएटिव माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए आपका, कि आप एक प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो। इंप्लीमेंटिंग माइंडसेट होना नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए। संगीत में उल्टा है, जब मर्जी बैठो। संगीत में प्रमोट किया जाता है, संगीत में, कि आपका जब मन कर रहा है आप तब बैठो, आप तब धुन बनाओ, तब कंपोजिशन करो, तब ट्यून बनाओ, जब भी आपका मन कर रहा है। क्योंकि आर्टिस्ट का क्या होता है कि हाँ अभी मन कर रहा है तो अभी लिखना चालू कर दिया, अभी मन कर लिया तो अभी गिटार पे क्यों ट्यून बना दी, अभी मन कर रहा है तो जब मन करता है तब करते हैं। ये आर्टिस्ट मन से चलता है। वेरएस मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। मार्केटिंग जो है वो एकदम अलग डोमेन है, उसमें इमोशंस का कनेक्शन नहीं है। उसमें सीधा आप एज अ मार्केटियर आपका लॉजिकल बहुत होना पड़ता है। आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे, तो एकदम से एक ऐसा लीप था ये, जो बहुत बड़ा लीप था मेरे लिए। लेकिन मुझे पता था कि मुझे इसको अगर करना है तो करना ही है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी चीज सेंटर पॉइंट में तब तक आ चुकी थी मेरे। और इस यहीं से राग द्वेष का जो मायना है वो चालू होता है। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज ये आ गई थी कि मुझे संगीत नहीं चाहिए था अपने सेंटर पॉइंट में। जैसे लोगों को संगीत चाहिए, लोगों को कंपोजिशन बनानी है, लोगों को अरिजीत सिंह बनना है, लोगों को राइटर बनना है, लोगों को पता नहीं क्या क्या करना है, जिसको उनको लगता है ये करके बड़ा मजा आने वाला, जबकि ये दुनिया और ज्यादा रेस्टलेस होने वाली है। और आपके हिसाब से माइंड की रेस्टलेसनेस ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, या फिर आप अरिजीत सिंह बन रहे हो, है ना? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, म्यूजिक और रेस्टलेसनेस? बिकॉज द सेम रेस्टलेसनेस you want to solve that restlessness by music, by doing music. So what is more important? So what should be the center point of your life? Is it music? Is it your career? Is it your money? Or is it peace? Is it freedom? So clarity आना चालू हो गई थी 2018-19 से। मेरे अंदर एक क्लैरिटी आना चालू हो गई कि पार्थ, मेरे को ना सेंटर पॉइंट कुछ अलग रखना है भाई अपने अंदर। जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही सेंटर पॉइंट चेंज हुआ, तब मेरे अंदर ये डिसाइड हुआ कि अब मुझे मार्केटिंग करना है, क्योंकि मार्केटिंग मेक्स यू इंडिपेंडेंट। लेट मी टेल यू अ वेरी अमेजिंग थिंग अबाउट, आई वॉज रीडिंग दिस वन पेज मार्केटिंग बाय एलन डिब। इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक। आप एक्सट्रीमली एजुकेशनल बुक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक है। बट ऑल दो अगर आपने कोई बुक पढ़ी नहीं, आपने खरीद रखी, पहले आप वो पढ़ें। ये सब फैंसी मत होइए इन सब चीज़ों से। तो मैंने जब ये बुक पढ़ी तो उसमें एक बात कही गई थी, अरे क्या बात थी उसमें। बोला था कि योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विस डज नॉट डिसाइड द मनी यू गेट। तो एक लाइन थी उसमें, एक मिनट, मेरे पास बुक यहीं पे रखी हुई है, मैं एक मिनट खोल के आपको पढ़ के सुनाता हूं। No one knows how your product or services are until after the sale. Before they buy, they only know how good your marketing is. The best marketer always win. One of the commonalities among high growth business is that they have a strong focus on marketing. They make marketing a regular routine in their business and execute their marketing plan continuously. Failed and struggling businesses either neglect marketing altogether or do random acts of marketing with no plan or structure. They try random tactics once or twice and give up when they don't see immediate success. That's not a marketing plan. That's a recipe for disaster. Other mistake believe that they have a great product or service enough to get the word out there. Now, this is one of the most amazing line. The graveyards of failed business are full of business that had excellent product and services. मतलब जो बहुत ही गजब के प्रोडक्ट और सर्विस थे, उनका कब्रिस्तान सबसे बड़ा होता है। मतलब वो कब्र में दफन है। मतलब गुड प्रोडक्ट और ग्रेट प्रोडक्ट और सर्विस। अब सर्विस में एंटरटेनमेंट सर्विस भी आ गया, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग भी, ये भी आ गया। तो गुड प्रोडक्ट और सर्विस
does not mean that you will get success, because the good product or service is faced by the client, by the customer only when they purchase. जब वो खरीदते हैं तो ही वो फेस करते हैं आपका वो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, उससे पहले नहीं करते. तो आज तक मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी बुक्स पढ़ रखी, 15 से 16 बुक्स मैंने पढ़ रखी, तगड़ी वाली, मतलब बड़ी बड़ी खतरनाक, जिसमें एक कॉमन चीज़ ये बोली गई थी कि, और ये मैं पहले से ही ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, और सबसे पहले ये चीज़ मैंने टू बी रियली ऑनेस्ट एसएम से सुनी थी ये चीज़, और वो ये चीज़ थी कि आप अपने मार्केट जो भी मार्केटिंग है वो ऑटोमेटिक नहीं होती है. जैसे कि 3 इडियट्स में बोला था कि सक्सेस के पीछे भागो, एक्सीलेंस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना. ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि आप एक एक्सीलेंट सिंगर हो या एक्सीलेंट कुछ भी हो, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल है और ये सेट हो रहा है. तो ये मेरे को पता था कि मुझे अगर आज़ाद होना है, मुझे अगर फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, तो मुझे वो करने को जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अबाउट ग्रोइंग योर बिजनेस कि आज थोड़ा सा आज आज 100 करोड़ की कंपनी है तो कल 500 करोड़ की, फिर 1000 करोड़ की, फिर 2000 करोड़ की, फिर 3000 करोड़ की, फिर 4000 करोड़ की, अल्टीमेटली 10,000 करोड़ की, फिर 1 लाख करोड़ की, फिर 2 लाख करोड़ की. ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ. यही लाइफ है. लाइफ इज नॉट अबाउट दिस. लाइफ इज वे बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स. दीज आर द डिपार्टमेंट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ लाइफ. ये सिर्फ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स है लाइफ के जो आपको कॉन्कर करने होते हैं. अगर आपका यहीं पे फोकस है, अगर आपका ध्यान, आपका सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन है सिर्फ इसी पे है पूरे टाइम कि हमें बिजनेस बड़ा करना है, या अपने आप को बड़ा करना है, या अपना नाम बड़ा करना है, या अपने काम को बड़ा करना है. जैसे आज मैं छोटा सा म्यूजिशियन हूं तो कल अच्छा म्यूजिशियन, और बारीक म्यूजिशियन, और बारीक और बारीक और बारीक. दिस इज नॉट लाइफ. लाइफ इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ बेटर प्रोडक्ट. This is not about life. You can do it simultaneously, but that is, people are already doing it. Right now we are at the situation where people are already doing what you are doing. So you don't need to worry about the growth of this planet. कि भैया एवोल्यूशन नहीं होगा टेक्नोलॉजी का तो आगे कैसे बढ़ेंगे. वो लोग कर रहे हैं, एक आध दो लोग. अब हम फोकस कर सकते हैं कि भैया हम कैसे आजाद हो, हमारी जो लाइफ एक्चुअली जैसे लाइफ जी जाती है वो कैसे, वो क्या करें उसमें. तो लाइफ का जो डिपार्टमेंट है वो है ये करियर. एक छोटा सा टाइनी सा डिपार्टमेंट है. ऐसे ही छोटा सा टाइनी सा डिपार्टमेंट है रिलेशनशिप. ऐसा ही छोटा सा टाइनी सा डिपार्टमेंट है कुछ भी, दोस्ती, व्हाटएवर. ठीक है. इन सबसे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो है हेल्थ. अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने हेल्थ को छोटा डिपार्टमेंट कर दिया है, करियर को बड़ा डिपार्टमेंट कर दिया है, और इतना बड़ा कर दिया है कि पूरी की पूरी लाइफ को वो सॉल्व कर गया है, जबकि वो पूरी की पूरी लाइफ को सॉल्व नहीं करेगा सर. ठीक है. लाइफ का जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐसे समझने की कोशिश करो. इमेजिन करो आप पृथ्वी के बाहर खड़े हो, सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू पे आप सैटेलाइट के पास खड़े हो और आप पृथ्वी को दे रहे हो. तो इतनी बड़ी लाइफ है. ठीक है. और आप जो करियर है आपका वो कितना साइज का है, वो जो आप कंगन पहनते हो, जो आप कंगन पहनते हो हाथों में, जो आपकी मम्मी चूड़ियां पहनती हैं हाथों में, उतनी बड़ी है करियर. सिर्फ उतना बड़ा करियर है जितना, इतना रखना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये है. ठीक है, ये इतना है बस, और इससे बड़ा नहीं है. अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो चीजें, कई आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक लेवल तक जाके रुक गए हैं. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे जानबूझ के, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब टेंशन. ये पता नहीं है लोगों को. जब आपके पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती है, बॉन्डेज ज्यादा हो जाता है. आप 50 चीजें कर रहे हो, आपका टाइम कहां गया. कई एंटरप्रेन्योर्स इस टाइम को जानबूझ के
सुबह उठेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कुछ नया करेंगे, फिर घर में आ जाएंगे, फिर वही वही। इनका एक रिपीटेटिव लूप बन गया है, एक आदत बन गई है बड़ा होने की, और वो रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। बट दिस इज नॉट अबाउट लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ। अगर आप अध्यात्म की नज़र से देखेंगे, जो रियल लाइफ है उसकी नज़र से देखेंगे, तो लाइफ इज नॉट मेकिंग और ग्रोइंग योर बिजनेस लाइक अ यूनिकॉर्न और जाइंट बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट दिस, इज नॉट लाइक दिस कि आज आपके पास कोरोला है, होंडा सिटी है, तो अब कल आपके पास रेंज रोवर हो, फिर आपके पास रोल्स हो, फिर आपके पास प्राइवेट जेट हो। उससे कुछ होता नहीं है, और इसमें आपका जो टाइम है वो पूरी तरीके से निकल जाता है। तो अब जब मैं ये कर रहा था 2019 में, यूट्यूब कर रहा था, अपने गाने वाने निकाल रहा था, मेरा लास्ट गाना आया था 2-3 साल पहले की बात है। 2020 के शुरू में मेरा गाना आया था, आपको पता होना चाहिए। 2020 के एंड में या शुरू में, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 2020 के एंड में आया था, हाँ। तो आप समझ लीजिए 2 साल हो गया मेरा, 2 साल से मैंने एक भी गाना नहीं किया कवर, ना ही मैं कोई यूट्यूब चैनल पे मैं इतना फोकस हूँ जो मेरा उस पर है। क्यों फोकस नहीं हूँ? अब लोगों को लगता क्या है, लोगों को लगता है भैया ये तो दिख नहीं रहा है, तो ये तो बकवास है, बेकार हो गया इनका सिस्टम। ना मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हाइपर एक्टिव हूँ, कुछ भी करता हूँ तो एक्सपेरिमेंट के लिए करता हूँ। ना मैं यूट्यूब पे ज़्यादा हाइपर एक्टिव हूँ, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया इनके साथ, ये तो पता नहीं क्या सही, क्योंकि उनको लगता था उनका सपना मेरा सपना है। लोगों को लगता है कि मुझे अरिजीत सिंह बनना था, लेकिन लोगों को नहीं पता मेरे माइंड में क्या चल रहा है, और वो लोग कभी समझ में नहीं पाएंगे। ये जो ये जो आर्टिस्ट बुद्धि होती है ना, आर्टिस्ट बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जिसको कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लॉजिक नहीं सोचते। ये लॉजिकल डिसीजन मेकर्स नहीं है। इनके हाथ में हमेशा आईफोन होगा, अगर पैसे नहीं है तो, पैसे हैं तो पैसे नहीं है तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन पैसे नहीं है तो दे आर ऑलवेज हाईली इमोशनली ड्रिवन। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दीज पीपल, बट दीज पीपल आर नॉट लॉजिकल। सो नॉट दैट कि इमोशनल होना कर्स है, इमोशनल क्यों होते हैं उसका पीछे रीजन भी है। देखो, एक आर्टिस्ट जो है वो गाना गाता है, वो एक्टिंग करता है, वो डांस करता है, उसमें इमोशंस की रिक्वायरमेंट है, वहां पे उसको इमोशनल होना जरूरी है। पर वो लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाता सही से, वो लाइफ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं। उसके लिए आपको लॉजिक चाहिए, उसके लिए आपको बुद्धि चाहिए। जब मैं लॉजिक का नाम लेता हूं तो आपकी बुद्धि का नाम लेता हूं। बुद्धि सक्रिय होनी चाहिए आपकी, बुद्धि इवॉल्व होनी चाहिए आपकी। अगर बुद्धि आपकी एवं ही है तो फिर जिंदगी भी एवं ही हो जाती है। और ये लाइफ जो है, ये दुनिया जो है, ये लोग जिस तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, वहां पे आपको बुद्धि चाहिए, वहां पे इमोशनल नहीं चाहिए आपको। कि आपको कल को कोई डायरेक्टर आए, बोल दे मेरे साथ सो जाओ कास्टिंग काउच, और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट में या इस मूवी में रोल दे दूंगा, या डेली सोप में तुम्हें रोल दे दूंगा। यही हो रहा है, और क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी सर्जन्स की बेटियां जाती हैं इधर की, पता नहीं कौन कौन सी, कितनी बड़ी लड़कियां जाती हैं, कि बड़े बड़े घरों की लड़कियां जाती हैं और वहाँ पे कास्टिंग काउच का शिकार हो जाती हैं। और वो उनका अपना डिज़ायर करवा रहा है, वो खुद नहीं हो रही हैं, उनका अपना खुद का डिज़ायर है, उसके चक्कर में वो कर रहा है। तो इतना बड़ा क्या डिज़ायर कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दो। यहां तो मैं तो अपना डिज़ायर को लात मार के बैठा हुआ हूं। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए क्योंकि मेरे को आजाद होना है। शरीर की तो बात छोड़ दो, शरीर के शोषण की तो बात ही छोड़ दो। तो लोगों को तो पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, और लोगों को मुझे बताने में इंटरेस्ट नहीं है। आज मेरे पास मैसेज आया, आपके पहले व्यूज अच्छे आते थे अब नहीं आते। क्या जरूरत है मुझे, क्या जरूरत है उसको बताने की कि मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इट्स नॉट अबाउट यूट्यूब व्यूज। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which are happening not right at front of your eyesight। आपके आंखों के सामने कुछ अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो चीज नहीं है। बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी मार्केटर्स हैं, चाहे वो फ्रैंकन हो, रसल ब्रांसन हो, या फिर कितने भी बड़े बड़े मार्केटर्स हों, पेरी मार्शल हो, और ये अभी मैं एकदम से नाम भूल रहा हूँ, इनका नाम था, बड़ा अच्छा नाम था, क्या नाम था उनका, भूल गया मैं। एनीवे, नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे लोगों के यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं।
तो उनको, आपको क्या लगता है, ये आपसे, ये जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनसे लाख गुना ज़्यादा करोड़ अमीर हैं, और इनके पास यूट्यूब के कोई व्यूज़ नहीं है। और ये सिर्फ डिजिटल मार्केटर्स हैं, ये ऐसे नहीं कि ऑफलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटर्स हैं सारे। लेकिन इनके पास रोल्स हैं, 3-3 4-4 रोल्स इनके पास पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे होता है। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू माई स्टोरी, 2019 में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब रियाज नहीं करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2019 या 20 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब रियाज नहीं करना है, ना ही मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। और मैंने टोटली एकदम से क्रैश कर दिया यूट्यूब अपना, मतलब छोड़ दिया। मतलब मैंने कहा कि लेट इट क्रैश, भाड़ में जाओ, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं है कुछ। और यूट्यूब से जो मोनेटाइजेशन वो होता है वो इतना अच्छा खासा नहीं होता है कि जब तक आप वहाँ पे नाटक ना करो। मैंने एक प्रैंक सीरीज़ चालू करी थी, वो प्रैंक सीरीज़ इतनी अच्छी हिट हुई कि हर जगह वायरल हो गई। और वो प्रैंक सीरीज़ लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि पार्थ सिंह ने कंटिन्यू क्यों नहीं करी वो, क्योंकि वो मेरे पीस ऑफ माइंड से, मेरे नेचर से नहीं मिल रहा है। वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे ही, वो मेरे नेचर से नहीं मिल रहा है। मेरा जो नेचर है, मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो कुछ और है। तो उसकी वजह से मेरे अंदर ये इश्यूज हो रहे थे कि यार क्या हो गया, मतलब ये ऐसा, मतलब इतना यूट्यूब मैंने 3-4 साल से यूट्यूब किया, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, और इतने पैसे भी नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कि क्या करूं। फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो हर बुक में एक ही बात बोल रहे थे कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्रोडक्ट और सर्विस आपको पैसा नहीं कमाएगा। और बात सही थी, रिलेट कर रही थी। आप किसी भी बिजनेस में जाइए, पहले आप मार्केटिंग सीखिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट और सर्विस में जाइए। अगर आप मार्केटिंग नहीं सीख रहे हो और प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सीलेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ लेकिन रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है। रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं, मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना है आपने? उसका कोई बर्गर अच्छा नहीं है, एवरेज बर्गर है। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो फूड आउटलेट्स में, उससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सर्विस सिर्फ हर समय सही हो तो सही होता है, ऐसा नहीं होता है। अब राग द्वेष क्या होता है, इस पे हम आते हैं। इसको मैं इतना इलैबोरेट किया हूं, उसका एक पर्टिकुलर रीजन था। राग मतलब होता है आकर्षण, द्वेष मतलब होता है रिपल्शन, यानी मतलब घृणा। हर आदमी की जिंदगी में एक्सट्रीम लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, ठीक है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे अपना गाना गाना पसंद है, मुझे मार्केटिंग करना पसंद नहीं है, या मुझे मार्केटिंग पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये होना चाहिए। तो जब आप धीरे धीरे चीज़ों को क्लैरिफाई करते हो थ्रू बुद्धि, थ्रू लॉजिक, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके अनुसार एक्ट होता है। एक ये एक्शन होता है इस लेवल पे। एक और लेवल है, वो लेवल होता है कि आप मेडिटेशन करते हो और जिस अमृत के मैंने बात करी वो रिलीज करते हो, तो आपका मन शांत होता है और आप अपने शांत मन को मोल्ड कर सकते हो, शांत मन को मोल्ड कर सकते हो। जैसे एक प्लास्टिक होता है, जब तक प्लास्टिक को आग में नहीं लगाओगे तब तक प्लास्टिक को मोड़ा नहीं जा सकता, प्लास्टिक को मोल्ड नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही जब तक वो आग आपके अंदर नहीं लगेगी तब तक आपका मन जो है वो मोल्ड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन उसके लिए भी आपको क्लैरिटी होना जरूरी है कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड अगर तृप्त नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लिए क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, क्या आपको, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, उससे खुश हैं, मन की शांति नहीं है, ठीक है। आप अगर आपका नेचर बिजनेस में नहीं है या पैसे का नहीं है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग इतने फ़कीर हैं जो लोग हैं अभी, या फिर माउंटेन्स पे लोग हैं, बहुत सारे मंक्स हैं, या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में लोग हैं जो नॉर्मल प्राइवेट जॉब्स करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। तो अगर वो इससे खुश हैं तो आप खुश हो सकते हो। मेरे ज़िंदगी में एक केस नहीं था। मेरे लिए ये था कि मेरे लिए कभी पैसा ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि अर्ली 20s और 30s में आपका हमेशा ये फोकस होना चाहिए कि आपका ये जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ये सही होना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ सिक्योर हो गया, सही हो गया, आपने पैसे जमा कर लिए, अच्छे खासे पैसे हो गए आपके पास,
तब आपको लगेगा यार सही है, अब मैं आगे लाइफ के जो और डायमेंशन है उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अदरवाइज ये जो डायमेंशन है ये आपका हमेशा वो खींचते रहेंगे, ध्यान। तो ये ध्यान ना खींचे, पत्नी आपका आपसे ध्यान ना खींचे, बच्चे आपका ध्यान ना खींचे, आपका ध्यान इस पे लगा रहे, बेटर होगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब सारी चीज़ें आप समझ लोगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आप कहोगे अब मैंने एक्सप्लोर कर लिया, और भी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे आती रहेंगी। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा होने लगेगी कि आपके पास वेला टाइम होगा, और उस वेले टाइम में आपको वो एनर्जी खाने लगेगी, क्योंकि सारा आपने जो कोशिश करी थी अपने आप को आज़ाद करने की करी थी, अब आप फाइनली आज़ाद हो गए हो। जैसे ही आप आज़ाद हुए, अब आप देखोगे कि आपको मज़ा नहीं आएगा, अब आपको ज़िंदगी में वो एनर्जी परेशान करेगी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग से अच्छा है कुछ कर ही लो। तो आदमी पड़ा रहता है, फिर एक्सरसाइज भी नहीं करता, फिर एक्सरसाइज भी करता है, फिर भी आके उसको लगता है यार मतलब ठीक है मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मन शांत भी रहता है, बट एक अंदर से एक्सप्रेस करने का मन करता है, कुछ ना कुछ कुछ करने का मन करता है। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसा पकड़ना होगा जो एक्चुअली क्रिएटिव हो, जिसमें आप कुछ नया ला सकते हो, अपनी अब सारी एनर्जी उसमें लगा दो, और मरते दम तक वो एनर्जी वहाँ निकलनी चाहिए। जैसे कि अब मान लो अगर मेरा सब कुछ हो गया तो मैं सेशंस करूँगा, सेशंस में अपने दिमाग लगाऊंगा, ये दिमाग लगाऊंगा कि इसको और अच्छे से कैसे करूँ, या लोगों को और अच्छे से कैसे समझ में आए, या कुछ ऐसा करूँगा, साइड में कोई एक्टिविटी करूँगा, उस एक्टिविटी में दिमाग लगाऊंगा, और उसके बाद उसमें क्रिएटिव हो जाऊँगा, और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाऊँगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि आगे चल के खाली बैठ गए। वो खाली बैठने वाला आपको लगता है बड़ा मज़ा आने वाला है, लोगों का यही होता है कि यार मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े। अरे अगर तू काम नहीं करेगी तो तू पागल हो जाएगी। ऐसे लोगों को आपने सुना है जो कहते हैं मैं घर में खाली नहीं बैठ सकती, मेरे से 2 सेकंड भी घर में खाली नहीं बैठा जाता है, मुझे कुछ करने को चाहिए। और उसके बाद यही लोग आके बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए जिससे मुझे काम ना करना पड़े। अरे भैया तू पागल हो गई है क्या, हिपोक्रेटिक है क्या तू? एक साइड रहे ना, एक चीज बोला कर, या तो बोल कि तेरे को पैसा चाहिए काम ना करना पड़े, या तो बोल तुझे काम करना है घर में अकेले ना रहना पड़े। दो में से एक चीज बोलो। यही यही दोगलापन है लोगों के अंदर, और लोग इसी में फंसते हैं जाके। लोगों को अगर ये दिखने लगे कि मैं दोगली हूं या मैं दोगला हूं, तो लोगों को समझ में आ जाएगा चीजें। सिर्फ दिख जाए, उसका कोई निष्कर्ष ना निकले, उसका कोई निवारण ना निकले, सिर्फ दिखे, वो दिखना ही निवारण है, वो दिखना ही निवारण है, वो दिखना ही सोल्यूशन है। जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक उसका निवारण नहीं निकलेगा। वो पहला चरण है निवारण का। तो ऐसे आपको समझना होता है चीजों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार देखता हूं, तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा अगर आपको सच में काम करने को ना मिले तो कैसा लगेगा? तो बोलते हैं कि मजा आ जाएगा यार, सारा पैसा हो और काम करने को ना मिले। मैंने कहा कि 2 टाइप के लोग होते हैं। जब बहुत सारा पैसा हो जाता है और काम करने को ना तो लोग पता है कहाँ चले जाते हैं? लोग चले जाते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, भोग में, विलास में, इंद्रिय तृप्ति में। और अगर आप आध्यात्मिक हो तो आप इसमें तो 100% नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी वो एनर्जी परेशान करेगी, क्योंकि एनर्जी का तो बेसिक फंक्शन चेंज थोड़ी हो जाएगा। एनर्जी का बेसिक जो फंक्शन है वो है उसे एक्सप्रेस होना है। वो चाहे आप अध्यात्म करो चाहे ना करो, चाहे सेक्स करो चाहे ना करो, चाहे काम करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी का जो काम है वो ऐसे ही काम करेगी, कोई चेंज नहीं हो जाएगी। तो उसके बाद भी आपको एक एक्टिविटी को पकड़ के रखनी होती है जब आप खाली हो जाते हो। तो पहले से ही मेरी विजन एकदम क्लियर है कि मुझे ये चीज़ें करनी है जिससे मैं आज़ाद हो जाऊं, जिससे मेरे को रिलेशनशिप्स में और ये पेरेंटल लाइफ में, या फिर ये जो डिपार्टमेंट है करियर वाला, इससे प्रॉब्लम ना हो। और कई लोग कहते हैं कि शादी भी नहीं करोगे तो शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद फिर पीठ पीछे सोचते हैं कि अकेला भी ना रहना पड़े, फिर से दोगलापन आ गया। कई लोग कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद कहते हैं अकेला ना रहना पड़े, अकेला ना। अरे भैया 2 में से एक चीज़ चूज करो, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। अगर आप अकेले नहीं रह पा रहे हैं तो विकलांग ऑप्शन है ये कि आप शादी कर लें। ये विकलांग ऑप्शन है। विकलांग ऑप्शन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑप्शन जिसमें आपकी गाड़ी चलेगी, सिर्फ आपकी गाड़ी केवल चलेगी इसमें।
और नहीं रहोगे, शादी नहीं करोगे, तो आपको कुछ बड़ी वजह चाहिए। जैसे रतन टाटा या एपीजे अब्दुल कलाम हुए, ये सब जो थे बेसिकली इनके पास बड़ी वजह थी एक चीज़ करने की। और ये मत सोचो कि शादी नहीं करोगे तो स्वप्न दोष नहीं होगा। ये भी प्रॉब्लम है लोगों की। उनको लगता है कि अगर हम सेलिबेसी में चले जाएंगे, ब्रह्मचर्य में चले जाएंगे, तो स्वप्न दोष नहीं हो। अरे स्वप्न दोष तो होगा ही, शरीर नहीं निकालेगा क्या उसको एक्सक्रीटेड सीमेन? बिल्कुल महामूर्ख हो क्या? तो ऐसा नहीं है कि स्वप्न दोष नहीं होता है। अगर आप शादी नहीं करोगे, कोई बड़ी वजह पकड़ के रखी है, या फिर आपने सेलिबेसी नहीं, तो स्वप्न दोष होता है। लेकिन खुद सेल्फ प्लेजर करके उसको निकालना, वो सेलिबेसी को तोड़ने का एक कारण होता है। तो अब ये एक रूल है जो भी इन्होंने बनाया हुआ है। एनीवे, राग द्वेष जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है जब माइंड रेस्टलेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा एक भाई है, अगर उसके सामने मैंने संदीप महेश्वरी की या किसी की भी वीडियो चला दी तो बौखला जाता है। कहता भाई ये नहीं सुन पाऊंगा मैं, भाई इसको हटा दो, भाई भाई भैया नहीं हो। उसके अंदर गुस्सा आने लगता है। तो इस वजह से कोई रेस्टलेस है, माइंड ही नहीं टिक रहा। माइंड जो है ना, जब आपका, सुनो ध्यान से, इसको बहुत जरूरी है, जब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, कष्टदायी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तब मन किसी भी कंस्ट्रक्टिव चीज पे फोकस नहीं करता। ध्यान रखना ये चीज, किसी भी कंस्ट्रक्टिव चीज पे फोकस नहीं होगा जब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। तो ये जो बड़े बड़े एडल्ट लोग हैं, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, ये जॉब करते हैं जो उनको पसंद नहीं है, उसकी वजह से और ज्यादा मन रेस्टलेस होता है। वो जॉब ही रीजन है फ्रस्ट्रेशन का। उनके अंदर एंगर बहुत होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं टिकता, ध्यान तो टिकेगा ही नहीं, उसके साथ ही साथ जो क्रोध है वो चरम सीमा पर रहता है। ट्रिगर करने की देर है इनको, 2 मिनट लगेगा ट्रिगर करने में। इसीलिए मेरे घर में बोलते थे पहले कि यार तुम जॉब नहीं कर रहे हो, पैसे से कमाते नहीं, ये वो। मैंने कहा देखो, मेरे पास पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। वो कहते हैं पैसे से कोई चीज वैल्यूएबल चीज नहीं होती। मैंने कहा आप लोग महामूर्ख हो, मुझे तो समझ नहीं आता मैं तुम लोग के घर में पैदा कैसे हो गया। और ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर घर की शायद कहानी है। ठीक है, तो पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या है? पैसे से ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है? सब लोग ब्लैंक हो जाएंगे। क्या कहोगे आप? रिलेशनशिप? ना। संतान? ना। माता पिता? ना। मूल्यवान आपके लिए माता पिता तो हैं, वो उनके लिए है। माता पिता होते हैं बहुत लोगों के, लेकिन उनकी रेस्टलेसनेस खत्म नहीं होती माता पिता होने के बावजूद भी। आज सबके पास माता पिता है, सब रेस्टलेस है। सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है पैसे से ज्यादा? वो है समय। समय सर, समय। समय से ज्यादा मूल्यवान चीज कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे पास समय है। मैं सुबह उठता हूं 10 बजे या 9 बजे या 11 बजे या 12 बजे या 3 बजे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे ऊपर नहीं है बताने के लिए कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। मेरा अगर ऑन अ पर्टिकुलर डे मूड सही नहीं है तो मैं अपना काम भी कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास वो पावर है और यही चाहता था मैं हमेशा से। समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। टाइम, क्योंकि समय वापस नहीं आता है। आप पैसे कमा सकते हो दोबारा, आपके पास 100 करोड़ है, चला गया, लेकिन आप 20 साल के हो और आज 40 साल के हो, अब वापस 20 साल का होके दिखाओ। आप पैसा दोबारा कमा सकते हो 60 की उम्र में, लेकिन 60 की उम्र में आप 49 के नहीं हो सकते, लेकिन आप 40 के नहीं हो सकते। समय वापस नहीं आता है, पैसा वापस आ जाता है। समय से ज्यादा मूल्यवान समय, धन से ज्यादा मूल्यवान समय होता है।
ये चीज समझनी होती है। तो समय मेरे पास शुरू से पैसे कम थे, लेकिन समय मेरे पास शुरू से रहा है। आज भी मेरे पास उतने पैसे नहीं है जितने मैंने सोच रखे, मेरा जो टारगेट है उतने नहीं है, लेकिन आज भी मेरे पास समय है। आज बैठे बैठे यहां पे मैं 2 बज रहा है अभी आफ्टरनून का, मैं यहां पॉडकास्ट कर रहा हूं, जिस पॉडकास्ट पे अभी सिर्फ 40-50 व्यूज आते हैं और वो पॉडकास्ट मैं कर रहा हूं, अपनी क्रिएटिविटी जो है, अपने माइंड को स्टेबल कर रहा हूं, सही कर रहा हूं और बढ़ा रहा हूं क्रिएटिविटी को। जो भी नया आता है तुरंत पॉडकास्ट करता हूं दिमाग में, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, समय है मेरे पास। आज अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो हो सकता है मेरे पास पैसा होता, हो सकता है मेरे पास सारा धन, ऐशो और आराम होता, सब कुछ होता, घर में कार होती, ये होता, खुद का घर होता, पता नहीं क्या क्या हो जाता, लेकिन मेरे पास सब कुछ होता पर सब कुछ नहीं होता, मेरे पास समय नहीं होता। आज मेरे पास समय है, इस समय का मैं कैसे उपयोग कर रहा हूं वो किसी को पता नहीं है। ये समय मेरे को लाइफ के जो दूसरे बड़े डायमेंशंस हैं उसको समझने में, उस पर ध्यान देने में, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। ये है समय की वैल्यू। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है जब आप राग द्वेष से ऊपर उठते हो। मेरी जिंदगी में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर मेरी जिंदगी में मेडिटेशन नहीं आती, जो रियल मेडिटेशन है, और ये मत सोचो सिर्फ मेडिटेशन से हो जाएगा, बुद्धि भी क्लियर होनी चाहिए। तो दोनों चीजें साथ में काम करती हैं, इंटेलेक्ट प्लस हार्मोन्स, ये दोनों साथ में ही काम करेंगे। नहीं तो सिर्फ हार्मोन्स कंट्रोल करके या इंटेलेक्ट को कंट्रोल करके कुछ नहीं होने वाला, दोनों को बराबर में ही होना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया और राग द्वेष क्या होता है, कुछ इंसाइट्स मिले हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर।